नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सुबह के 10 बज चुके हैं। न्यूज 10 लेकर हम हाजिर हैं। तो अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उज्जैन का भी दौरा है, उसको लेकर। और इसके अलावा जिस तरह से मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रह गए हैं, तो ऐसे में आज उनका अंतिम संस्कार है, उससे जुड़ी भी तमाम अपडेट्स हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा होगा बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम को उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। साथ ही प्रधानमंत्री श्री महाकाल लोक को भी करेंगे राष्ट्र को समर्पित। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य रहेंगे मौजूद। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में होगी सुनवाई। प्रतिवादी पक्ष के जवाब के आधार पर अदालत आज परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग पर सुना सकता है फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन पर गुप्त मतदान के रूस के प्रस्ताव को किया खारिज। प्रस्ताव के विरोध में 13 देशों ने किया मतदान, जबकि 39 अन्य देशों ने वोटिंग से बनाई दूरी। यूक्रेन के 4 आंशिक रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में मॉस्को के कदम की निंदा करने पर आधारित है प्रस्ताव। खत्म हुआ अंडर 17 महिला विश्व कप का इंतजार। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज होगा फीफा टूर्नामेंट का आगाज। मेजबान भारत की अमेरिका से होगी भिड़ंत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज दिल्ली में एक दिवसीय श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार। आज फुटबॉल, हॉकी, जूडो और योगासन जैसी स्पर्धाओं में एथलीट पदक के लिए लगाएंगे एड़ी चोटी का जोर। और आइए अब शुरुआत करते हैं। गुजरात यात्रा के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद सिविल अस्पताल के किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही अहमदाबाद में करीब 1300 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। सिविल अस्पताल अहमदाबाद का किडनी रोग और अनुसंधान केंद्र का नया भवन बनकर तैयार है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए अस्पताल के भवन का लोकार्पण करेंगे। 408 करोड़ रुपए की लागत से बने 850 बेड की सुविधा वाले इस ट्रांसप्लांट सेंटर में 22 ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक लैब और हर प्रकार की ट्रांसप्लांट की सुविधा होगी। और ये परिसर पूरी तरह से पेपरलेस होगा। यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशन यहाँ जो होते हैं वो कंट्री में बाकी जगह नहीं होते हैं, वो सारे यहाँ होते हैं। अभी हम लोग पुरानी बिल्डिंग में 400 किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। नई बिल्डिंग में आके ध्येय है 2023 में 1000 ट्रांसप्लांट करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में हृदय देखभाल के लिए नई एवं बेहतर सुविधाओं और एक नए छात्रावास भवन का लोकार्पण करेंगे। 10 मंजिला इस हॉस्टल भवन में 2 बेसमेंट और 176 रूम के अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी हैं। प्रधानमंत्री मेडिसिटी में ही 140 करोड़ रुपए की लागत से बनी 300 बिस्तरों वाली गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे।
इसके अलावा गरीब मरीजों के परिजनों को आवास सुविधा प्रदान करने वाले 39 करोड़ रुपए की लागत से 850 लोगों के रहने के लिए आश्रय गृह की आधारशिला भी रखेंगे। डे केयर कीमोथेरेपी के भी सेंटर्स करीबन 22 स्टेट में गुजरात में कार्यरत होंगे, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी के लिए पेशेंट को वहाँ से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो आरोग्य सेवाओं का जो बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो दूर गांव तक जाएगा और उसका फ़ायदा हर एक इंसान को होगा, चाहे वो कितना भी दूर हो, ना केवल गुजरात लेकिन यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी बहुत दर्दी आते हैं, तो उन सब के लिए सुविधाएं अच्छी रहेगी और निःशुल्क रहेगी। आज के दौर में गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाओं को और आधुनिक और मजबूत किया जा रहा है ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके। वहीं वन गुजरात वन डायलिसिस प्रोग्राम के तहत आज गुजरात में डायलिसिस केंद्र हजारों मरीजों को उनके घर के पास ही डायलिसिस की सुविधा दे रहे हैं। 850 बेड वाले देश के सबसे बड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर को प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को जनता को समर्पित करेंगे। इस ट्रांसप्लांट सेंटर में एक साथ 100 लोगों को डायलिसिस किया जा सकेगा और वो भी मुफ्त में। कैमरामैन शुभम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। गुजरात के बाद बात अब मध्य प्रदेश के उज्जैन की। उज्जैन के भगवान महाकाल परिसर के विस्तार योजना के पहले चरण का लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को महाकाल परिसर में महाकाल की पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए। देवों के देव हो तुम, त्रिदेव में जो महादेव कहलाए, ओम नमः शिवाय। उज्जैन नगरी जो कालों के काल महाकाल की नगरी है, जहां अक्षांश रेखा कर्क गुजरती है। यही है शिव का अद्भुत, अकल्पनीय और अलौकिक संसार। 4 साल के अथक प्रयास के बाद अब महाकाल लोक की दिव्यता, भव्यता और आध्यात्मिकता से श्रद्धालु परिचित हो पाएंगे। इस लोक को लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर का करीब 7 गुना विस्तार किया जाएगा। किस्मत के ताले खुल जाए, करता भक्ति जो तेरी। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पहले चरण का लोकार्पण करेंगे, जिससे तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। महाकाल लोक में महाकाल पथ पर 108 स्तंभ यानी खंभे लगे हैं, जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप को दर्शाते हैं। पहले जब महाकाल के दर्शन को जब आप आते थे तो लोगों को तंग गलियों से होकर के गुजरना पड़ता था, लेकिन आज ये विशाल नंदी द्वार दर्शनार्थियों के स्वागत में अपनी बाहें पसारे खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग हर घंटे महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। 2.5 एकड़ में फैला प्लाजा क्षेत्र कमल के तालाब से घिरा हुआ है और इसमें फव्वारे के साथ शिव की मूर्ति भी स्थापित की गई है। इस नवनिर्मित महाकाल लोक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इस पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी, जो सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। महाकाल लोक के पूरा होने से तीर्थयात्रियों की संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उनका संवर्धन, संरक्षण कर रहे हैं और उनके प्रयासों से इन नगरों में जो धार्मिक पर्यटन है लगातार बढ़ा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो यहाँ के व्यवसायियों को मिल रहा है, यहाँ के बिजनेस को मिल रहा है और इसके जरिए स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सर, उज्जैन के लोग महाकाल मंदिर से ही पलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है, छोटे से लेकर बड़े तक सब मंदिर के माध्यम से ही जिनके घर चलते हैं, तो बिजनेस में भी फायदा होगा क्योंकि टूरिस्ट से ज़्यादा आएंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही से। जो काशी विश्वनाथ में जो भीड़ बढ़ी है उससे 4 गुना बड़ा लोग बना है महाकाल लोग यहाँ पे, तो लोगों को फायदा मिलेगा। देखने की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हुई है। उज्जैन के माध्यम से पूरे देश में और पूरे विश्व में जो इसकी छवि एक बनेगी, उससे पर्यटन काफ़ी बढ़ेगा और पर्यटन के बढ़ने से व्यापार में काफ़ी वृद्धि होगी और यहाँ का जो जनसाधारण है
वो रोजगार से जुड़ेगा। देवों के देव ओ महादेव, तेरा नाम सदा लिया जाएगा तुझसे। देश में 12 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जिनमें से उज्जैन स्थित महाकाल भी एक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले केदारनाथ धाम की पौराणिकता के साथ भव्यता को पुनर्विकसित किया गया। उसके बाद वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ धाम के दिव्य स्वरूप को भी प्रधानमंत्री ने ही राष्ट्र को समर्पित किया था और अब महाकाल लोक को भी प्रधानमंत्री मोदी ही श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे। एक ओर जहां प्रधानमंत्री का जोर नए भारत के निर्माण के लिए आधुनिकता और तकनीक पर रहता है, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की समृद्धि पर भी उनका जोर रहता है। उज्जैन से सुधाकर दास, अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री आज उज्जैन के महाकाल परिसर में महाकाल की पूजा अर्चना के बाद महाकाल लोक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भगवान महाकाल परिसर के विस्तार योजना के पहले चरण का लोकार्पण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस विस्तारित चरण का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने। देखिए, 3.5 सालों से लगातार 750 से ज्यादा मजदूर दिन रात एक ही मिशन पर लगे हुए हैं। वो मिशन है इस पूरे महाकाल कॉरिडोर को विस्तार देने का। और नतीजा ये कि जब दिन रात मेहनत हुई बिना कोरोना की परवाह किए, तो ये विशाल नंदी द्वार आपके स्वागत में खड़ा है, जहां एक साथ 20,000 लोग इस महाकाल लोक में प्रवेश कर सकते हैं। एक साथ 1 लाख से ज्यादा लोग महाकाल के दर्शन कर सकते हैं। स्वागत कीजिए इस नए महाकाल लोक का, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। और ये अद्भुत नमूना है कला का, संगम का और विज्ञान का। महाकाल लोक का एक बहुत ही विलक्षण स्थान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां पर भगवान शिव के लोक से जुड़ी वो तमाम वस्तुएं, वो तमाम मंत्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति आपको दिखाई देती है। उसके नीचे भगवान नटराज की विभिन्न मुद्राएं दिखाई देती हैं। फिर डमरू और नाग, जो नटराज रूप है उनका, उसकी स्तुति में कहा गया है कि ओम नटराजाय विद्महे चतुर्दश सूत्राय धीमहि तन्नो डमरू प्रचोदयात्। तो डमरू की एक तरह से स्तुति, उसके बाद जो नवनाग हैं उनकी स्तुति। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो सप्तर्षि हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिनको ध्यानस्थ मुद्रा में दिखाया गया है, ये सप्तर्षि ही सबसे पहले शिष्य हुए भगवान शिव के। और शिव को तो ज्ञान का देवता कहा जाता है। यहाँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो बहुत लंबी सी दीवार, करीब 500 मीटर की लंबी दीवार जाती है, जहाँ पर चाहे वो भस्मासुर प्रसंग हो, चाहे सती का दाह हो, भगवान शिव और सती के विवाह की गाथाएं हो, वो सब कुछ उकेरे गए हैं। और इस वक्त आप जो ये दृश्य देख रहे हैं मेरे सामने, वो है रुद्र सरोवर, जो कि महाकाल मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने है। और इसकी पुराणों में बहुत अधिक महत्ता कही जाती है। इसको भी एक तरह से रिवाइव करने की कोशिश की गई है इस पूरे परियोजना के तहत। और अब बिल्कुल ये जल जो है वो निर्मल दिखाई देता है। यहाँ पर लोग स्नान ध्यान करके भगवान की प्रदक्षिणा और की पूजा के लिए जा सकते हैं। और इस पूरे कॉरिडोर में अगर हम देखें तो एक कला के साथ साथ जो तकनीक है उसका बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है। तकनीक का इस्तेमाल ये कि अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने बारकोड से यहाँ स्कैन करना है और ये पेज आपको सीधे एक ऐसे पेज पर लेकर के जाएगा जहाँ आप डिटेलिंग के ज़रिए नंदी आख्यान, अगर आपने इसको स्कैन किया है तो आप नंदी के बारे में, इस पूरी कथा के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल तकनीक का। और एक दूसरा इस्तेमाल जो और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 24 घंटे सर्वेलेंस का जो व्यवस्था की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है, उससे लगातार 24 घंटे निगरानी रखी जा सकेगी इस पूरे कॉरिडोर की। किसी भी तरह की जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए पूरी जो क्षमता है उसका विस्तार दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रति घंटे यहाँ पर दर्शन का लाभ उठा पाएंगे, जिससे राज्य को भी फ़ायदा होगा और देश की जो पर्यटन की जो क्षमता है, आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, उसको भी एक नई शक्ति मिलने जा रही है। कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ अजय मिश्र, महाकाल लोक, उज्जैन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन से अजय मिश्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, काफी महत्वपूर्ण आज का ये पूरा दिन है और जिस घड़ी की बात थी, जिसका इंतजार सभी को था, वो आज शाम को यहाँ पर आती हुई नजर आएगी जब इसका लोकार्पण हो जाएगा। कैसा माहौल वहां पर आसपास आपको नजर आ रहा है? लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं? क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है और कहीं ना कहीं ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा।
आपने अपने पूरे प्रश्न में एक शब्द का उद्धृत किया, वो शब्द था घड़ी। घड़ी यानी काल, और काल के बारे में अगर हम कहें तो उज्जैन जो है वो भारत का हृदय कहा जाता है। और अगर और थोड़ा सा सूक्ष्मता से इस पवित्र धरती को आप समझना चाहें तो भगवान सूर्य की जो किरणें हैं, अक्षांश की अगर हम बात करें तो ये सीधे जा करके उज्जैन पे पड़ती हैं। तो अगर आप पूरे पृथ्वी का अगर केंद्र उज्जैन को मारे, जहाँ से पहले काल की गणना भी होती थी, जो अभी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले, तो यहाँ पर ये काल का केंद्र कहा जाता है। और इसलिए यहाँ के जो देवता हैं, यहाँ के जो राजा हैं, उनको कहा जाता है महाकाल, क्योंकि वो काल को भी जीत लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में गौरव अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है। दक्षिण की तरफ भगवान का मुख दिखाई देता है भक्तों को। दक्षिण की दिशा यम की मानी जाती है। बहुत ही लोग डरते हैं, कहा जाता है कि नरक का द्वार जो है वो दक्षिण की तरफ होता है। यमराज से सभी को डर लगता है, मृत्यु से सभी को भय लगता है। लेकिन ये कैसे भगवान है जो कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं और सभी को मृत्युंजय बनाने की क्षमता रखते हैं। और यही वजह है कि महाकाल के ये जो आंगन का विस्तार है वो अपने आप में एक उत्साह और एक उत्सव का माहौल लेकर के आता है। इंदौर से लेकर के ये पूरा का पूरा जो 54 किलोमीटर का एयरपोर्ट से लेकर के जो इलाका है उज्जैन तक आने का, इंदौर से जो एयरपोर्ट, जो माँ अहिल्याबाई होलकर जो कि बहुत परम विदुषी और जिन्होंने मंदिरों के संरक्षण संवर्धन में बहुत ही अहम योगदान दिया इस पूरे भारतवर्ष में, वहाँ उनकी नगरी जो कि इंदौर कही जाती है, अहिल्याबाई एयरपोर्ट से लेकर के जब आप उज्जैन पहुँचेंगे तो पूरे के पूरे जो मार्ग में आपको ध्वज दिखाई देंगे, जो भगवा पताकाएं दिखाई देंगी। और लोकार्पण, राज्य सरकार तो इसको लोकार्पण नहीं करिए गौरव, वो करिए महालोकार्पण है, क्योंकि यह महाकाल का लोक है। महाकालेश्वर का पथ बनाया गया है। इसी पथ से जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आप पैदल समझें कि आप 20,000 लोग एक साथ जा सकते हैं। ई कार्ड के जरिए कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। बीच में ये 900 मीटर का जो पूरा कॉरिडोर है, ठीक बीच में आपको भोजनालय की व्यवस्था है। वहाँ पर पूजा प्रसाद और दूसरी वस्तुएं जो आप खरीदना चाहते हैं भगवान की पूजा के लिए, वो आप खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप पूरे सफ़र पर निकलेंगे, इस पूरे महाकाल के लोक के सफ़र पे, तो आपको भगवान शिव के जीवन से जुड़ी तमाम वो जो घटनाएं वो बिल्कुल मूर्त रूप में तकनीक के माध्यम से आपको बिल्कुल सराबोर करती हुई नजर आएंगी। आपके आस्था में विश्वास, जो आस्था और विश्वास है वो दोनों ही जो वृद्धि को प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। और इसलिए जब आप आगे बढ़ते हुए उस द्वार तक पहुंचेंगे, महाकाल के द्वार तक, तो फिर उसके बाद जब आरती और पूजा का आनंद जो मिलेगा वो और भी अद्भुत होगा। पूरी दुनिया जब इस भव्यता को समझेगी, यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को फायदा होगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, और जाहिर तौर पर ये उज्जैन के लिए और साथ ही आसपास के इलाकों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल अजय, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये पूरा मंदिर परिसर अब नए रूप में, नए स्वरूप में लोगों के सामने आएगा। ऐसे में जो वहां पर मूर्तियां लगाई गई हैं, जो हम आपकी रिपोर्ट के जरिए भी देख रहे थे कि आपने उसमें बताने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वो मूर्तियां खुद अपनी गाथा गा रही हैं। ऐसे में उन मूर्तियों के अगर उसमें हम देखें तो किस तरह से, क्योंकि उन मूर्तियों को लगाया गया है और वो मूर्ति तमाम संदेश भी लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश की जा रही है वो भी उससे साफ तौर पर नजर आए, जो कि हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए देखा। इस पूरे विस्तारीकरण में क्या नई बातें निकलकर सामने आई जो आने वाले समय के लिए और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगी? तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, समय समय पर उनके विस्तारीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। ये जो हम देख रहे हैं, ये महाकाल परिसर के जो विस्तारीकरण की जो प्रक्रिया है, जो क्षेत्रफल पहले आप इमेजिन करिए केवल 2.5 एकड़ का करीब हुआ करता था, वो बढ़ करके 20 एकड़ का हो गया है। दूसरे चरण को आप लें तो 47 एकड़ का हो जाएगा। इतना बड़ा विस्तार, और उसके बाद यहाँ पर 190 मूर्तियाँ हैं भगवान शिव और भगवान शिव के अवतार से जुड़ी हुई। जो इस वक्त हमारे कैमरामैन आपको दृश्य दिखा रहे हैं वो शिव वाटिका का है, और उसके पीछे है आपका कमल सरोवर, जहाँ पर भगवान शिव की भव्यता आपको दिखाई देगी। सप्तर्षि की जो कहानी है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। समझने की बात यह है कि ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत का भी नमूना इसलिए है क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से ये मूर्तियाँ मंगाई गई हैं। ये जो चित्रकारी करने वाले आए हैं, कलाकार आए हैं, जो सफाई कर्मी है यहाँ पर वो अपना योगदान दे रहे हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर पर इसको और भी भव्य और अलौकिक बनाने के इस मिशन में जुटे हुए हैं। और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा जो उत्सव है महाकाल लोक के लोकार्पण का, वो बहुत ही अहम हो जाता है क्योंकि संदेश निकलता है यहाँ से, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश निकलता है यहाँ पर, भारत की एकता का। क्योंकि उड़ीसा का कोई कलाकार राजस्थान की एक मूर्ति को तराशता हुआ उज्जैन में स्थापित करता है और मैं दिल्ली से आकर के उसको रिपोर्ट करता हूँ। तो ये एक पूरी कहानी। मुझे लगता है कि शाम 5 बजे के बाद
हमारी जो पूरी टीम है, जिसने 40 कैमरों के जरिए हम पूरी की पूरी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको एक भारत का पहला नाइट गार्डन आज आपको दिखाई देगा और एक अद्भुत दृश्य दिखाई देगा, जिसका मैं दावा अभी से अपने दर्शकों के लिए कह सकता हूं और अपील करता हूं कि सभी लोग दूरदर्शन नेटवर्क पर आएं, नेशनल और डीडी न्यूज़ सहित सभी नेटवर्क पर इसका जो सजीव प्रसारण है उसका आनंद लें। और प्रधानमंत्री मोदी जब लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के यहाँ की सुविधाओं का अवलोकन करेंगे और उसको लोकार्पण करेंगे तो उसका भी आनंद लें, क्योंकि उसके बाद ये जनता के लिए होने जा रहे हैं और कल ही से उसका जनता इन सुविधाओं का लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, ये नज़र भी आएगा क्योंकि जब ये पूरा कार्यक्रम जब उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे तो कहीं ना कहीं एक उत्साह नजर आएगा। इंटरनेशनल फोरम की हम बात करें तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी असर वहाँ पर नजर आएगा, जिस तरह की यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि काफ़ी हाईटेक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और हमने देखा है कि सांस्कृतिक धरोहर जो है, चाहे हम बात केदारनाथ की कर लें और उसके बाद हम बात काशी विश्वनाथ की कर लें और अब महाकालेश्वर, कहीं ना कहीं हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है कि इनको और ज़्यादा विकसित करने के लिए, इनको और ज्यादा डेवलप करने के लिए, उनको और ज्यादा हाईटेक बनाने के लिए लगातार जो सरकार है वो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी वानगी यहाँ पर नजर आएगी आज, वो इसी की एक कड़ी और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं का ये केंद्र है और इस केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है उसमें और ज्यादा अब उसका विस्तारीकरण हो रहा है। आपने विस्तार से बहुत अच्छे शब्दों में इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि ये जो अध्यात्म है उसको कैसे हम आधुनिक व्यावहारिकता के साथ जोड़ते हुए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित करें भारत की सांस्कृतिक धरोहर की तरफ और भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसकी तरफ। क्योंकि भारत को अगर आप परिभाषित कर सकते हैं, एक चीज़ अगर कोई भारत को कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक जोड़ती है तो वो है आध्यात्मिकता। और यही वजह है कि भारत को पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में, एक शक्ति के रूप में माना जाता है। जो स्पिरिचुअल पावर है उसका ग्लोबलाइजेशन करने की जो कोशिश है इन तमाम आधुनिक तरीकों से, जिसमें आप एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण देने की कोशिश करते हैं, एक सुपर स्पेशलिस्ट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के जरिए, जहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितने लोग एक वक्त पर घुसे और कहां पर कोई गलत गतिविधि हो रही है, तुरंत आप उसको टैप कर पाएं। यहाँ पर तकनीक के माध्यम से अगर आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों को थोड़ा सा आराम दे देते हैं, जो बहुत मीलों चल करके आते हैं उनको आप थोड़े से बैठने की व्यवस्था कर देते हैं, साफ पानी की व्यवस्था कर देते हैं, थोड़े से खुले में वो टहलते हुए जाकर के भगवान के दर्शन करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मुश्किलों से घबरा करके भगवान के द्वार पर नहीं आना चाहते थे वो भी शायद अब आना शुरू कर दें सुविधाओं के ही चक्कर में, लेकिन सही कम से कम उनकी यात्रा की जो शुरुआत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समेटने की सहेजने की जो कोशिश है वही तो संवर्धन करेगी हमारी संस्कार और संस्कृति का। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो संगम है कला का, संस्कृति का, विज्ञान का, तकनीक का, युवाओं का और अनुभव का, ये सब कुछ इस महाकाल के जो लोकार्पण है उसकी प्रक्रिया में देखने को मिल रहा है। और ये जो पथ है यहाँ पे जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त आ रही है। मेरे पीछे इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो फ्लाईओवर जा रहा है, क्योंकि अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो वक्त रहते तेजी के साथ बीते जा रही हैं और आज शाम को जब लोकार्पण होगा तो कहीं ना कहीं सभी का, पूरे देश का, विश्व स्तर पर भी अगर कहें तो दिल गदगद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सारण जिले में सिताबदियारा जाएंगे, जहां वे समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गृह मंत्री का एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने और आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन सरकार बनने के बाद अमित शाह का बिहार का ये दूसरा दौरा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का सैफई में आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई गणमान्य मौजूद रहेंगे। उनका पार्थिव शरीर उनकी जन्मभूमि इटावा जिले के सैफई में उनके पैतृक घर में रखा गया है, जहां पर नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अनेक गणमान्य लोग सैफई पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और सैफई से हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, अगर हम बात करें इनके
राजनीतिक करियर को लेकर, इनकी जो उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर तो साफ तौर पर जिस तरह से उनका नाम मुलायम, लेकिन लोग कहते थे कि वो नीतियों से बहुत सख्त थे और वही नीतियां कहीं ना कहीं 3 बार उनको मुख्यमंत्री के पद पर उनको काबिज कराया। आज किस तरह से वहां पर जो शोक की लहर है वो देखने को मिल रही है, क्या हलचल आपके पास अभी इस वक्त नजर आ रही है, और जैसा कि अंतिम संस्कार होगा उसमें कौन कौन से गणमान्य लोग आज शामिल हो सकते हैं? देखिए गौरव, देश में लीडर बहुत सारे हुए, लेकिन नेताजी सिर्फ मुलायम सिंह यादव को लोग कहते हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव को लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। और आएंगे और राजनीतिक मेला ग्राउंड में रखने और उनके समाधि स्थल को तैयार करवाया जा रहा है। राजकीय सम्मान के साथ उनका जो अंतिम संस्कार है वो आयोजित किया जाएगा। ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के कई गण्यमान्य नेतागण जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे अंतिम संस्कार में, और चोटी स्तर के कई जो हैं वो नेता। और आइए अब आपको सुनवाते हैं, हैदराबाद में दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और आइए आप इस अवसर पर सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह वीडियो संदेश। इंटरनेशनल डेलीगेट्स, एक्सपर्ट्स फ्रॉम द जियो स्पेशल सेक्टर, एस्टीम्ड पार्टिसिपेंट्स एंड फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू इंडिया। I am glad to be interacting with all of you as part of the second United Nations World Geospatial International Congress. The people of India are happy to host you on this historic occasion as we build our future together. It is wonderful that this conference is happening in Hyderabad. The city is known for its culture and cuisine, its hospitality and high-tech vision. Friends, the theme of this conference is Geo-enabling the global village. No one should be left behind. This is a theme that is seen in the steps that India has taken over the last few years. We have been working on a vision of Antyodaya, which means empowering the last person at the last mile in a mission mode. It is the vision that has guided us in last mile empowerment at a massive scale, banking 450 million unbanked people, a population greater than that of the USA, ensuring 135 million uninsured people, about twice the population of France, taking sanitation facilities to 110 million families and tap water connection to over 60 million families. India is ensuring no one is left behind. Friends, India's development journey, two pillars are key: technology and talent. Let us look at the first pillar, technology. Technology brings transformation. Some of you may have heard
that India is the world's #1 in real-time digital payments. If you venture out, you will see even the smallest vendors even prefer digital payments. Similarly, it was through technology that we helped the poor during COVID-19. Our tech-based GEM Trinity delivered welfare benefits to 800 million people seamlessly. Even the world's largest vaccine drive was powered by a tech platform. In India, technology is not an agent of exclusion. It is an agent of inclusion. You are all people associated with the geospatial sector. You will be extremely happy to know geospatial technology has been driving inclusion and progress. Take our Swamitva scheme, for example. We are using drones to map properties in villages. Using the data, villagers are receiving property cards. For the first time in decades, people in rural areas have clear documents of ownership. Most of you know how property rights are the bedrock for prosperity anywhere in the world. This prosperity can be further accelerated when women are the prime beneficiaries of ownership. This is what we are doing in India. Our public housing scheme has provided home to nearly 24 million poor families. Women are also all joint owners of almost 70% of these houses. These steps have a direct impact on the UN Sustainable Development Goals on poverty and gender equality. Our ambitious PM Gati Shakti Master Plan is building multimodal infrastructure. It is being powered by geospatial technology. Our digital ocean platform is using geospatial technology for management of our oceans. This is crucial for our environment and marine ecosystem. India has already set an example in sharing the benefits of geospatial technology. Our South Asia satellite has been enhancing connectivity and facilitating communication in our neighborhood. Friends, I had spoken to you that India's journey is powered by technology and talent. Now let us come to the second pillar, talent. India is a young nation with great innovative spirit. We are among the top startup hubs in the world. Since 2021, we have almost doubled the number of unicorn startups. This is due to India's young talent. India is celebrating 75 years of freedom from colonial rule. One of the most important freedoms is the freedom to innovation. This has been ensured for the geospatial sector in India. We opened the sector up for our bright young minds. All the data collected over 2 centuries suddenly became free and accessible. Collection,
generation and digitization of geospatial data are now democratized. Such reforms are not isolated. Along with the geospatial sector, we gave a key boost to our drone sector. Our space sector has also opened up for private participation. 5G is taking off in India as well. Access to existing data, drone technology to get new data, platform for space capabilities, and high-speed connectivity will be game changer for young India and the world. Friends, when we say no one should be left behind, it applies across. The COVID-19 pandemic should have been a wake-up call for the world in taking everyone along. Billions of people in the developing world needed diagnostics, medicines, medical equipments, vaccines, and more. Yet, they were left to their own fate. There is a need for an institutional approach by the international community to help each other during a crisis. Global organizations like the United Nations can lead the way in taking resources to the last mile in every region. Even in fighting climate change, hand-holding and technology transfer are crucial. We share the same planet. I'm sure we can share best practices for saving our planet too. The possibilities that geospatial technology offers are endless. Sustainable urban development, managing and even mitigating disasters, tracking the impact of climate change, forest management, water management, stopping desertification, food security. There is so much that we can do for our planet through geospatial technology. I wish that this conference become a platform to discuss developments in such important areas. Friends, the second UN World Geospatial International Congress makes me optimistic. With the stakeholders of the global geospatial industry coming together, with the policymakers and academic world interacting with each other, I am confident that this conference will help steer the global village into a new future. Thank you. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि हैदराबाद में दूसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो संदेश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें यहां पर कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सम्मेलन का आयोजन करके काफी प्रसन्नता हो रही है और हम अंत्योदय के विजन पर लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें भारत की क्या गतिविधियां रही हैं और भारत ने किस तरह से एक अलग पैमाना सेट किया है, उसको
लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वीडियो संदेश में तमाम बातें कही हैं। आपको बता दें कि वैक्सीन ड्राइव को लेकर जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जो वैक्सीन का जो काम था वो चलाया गया, ऐसे में भारत ने जो कीर्तिमान हासिल किया है उससे जुड़े कुछ तथ्य यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा विकास यात्रा की उन्होंने बात कही है कि ये जो विकास यात्रा रही है वो टेक्नोलॉजी और टैलेंट का जो मिश्रण है उस पर आधारित रही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी और टैलेंट को अगर साथ में लेकर आते हैं उसके गठजोड़ से जो निकल कर सामने आता है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर भविष्य का निर्माण करता है। पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बात कही है कि उससे काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और काफ़ी गति आई है इस देश में। भारत ने कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया है, जैसा कि हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल के अगर क्षेत्र की बात कर लें तो वहां पर, वैक्सीनेशन के प्रोसेस की बात कर लें तो वहां पर, और इसके अलावा ड्रोन को लेकर भी उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने और जो बड़ी बातें और क्या क्या उनके जो तथ्य हैं उस पर जो स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उसको डिटेल में साझा किया इस वीडियो संदेश के जरिए, वो आगे भी हम आपके साथ पल पल साझा करते रहेंगे। बहरहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौट। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए छापे मार रही है। घाटी के शोपिया और राजौरी जिले के कई इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी आतंक से संबंधित मामलों को लेकर की गई है। इससे पहले टेरर फंडिंग को लेकर भी एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव के हालात हैं। बारिश की वजह से लोग घरों में कैद हैं, सड़कों पर ट्रैफिक कम है। लगातार बारिश के कारण कानपुर में यतीम खाना रोड पर स्थित लकड़ी बाजार क्षेत्र में एक 3 मंजिला मकान ढहने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की मथुरा की बात करें तो वहां भी लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन पर मुकदमा दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबंध 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और सभी धार्मिक स्थलों की मौजूदा स्थिति बनाए रखने के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं में कहा गया है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने की बात कहता है। ये हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के खिलाफ है। इसके रहते वो उन पवित्र स्थलों पर दावा नहीं कर सकते जिनकी जगह पर विदेशी आक्रमणकारियों ने जबरन मस्जिद बनवा दी थी। मामले पर केंद्र सरकार को जवाब देना है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। लगभग 1 साल से जेल में बंद देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका देते हुए देशमुख की रिहाई पर 12 अक्टूबर तक के लिए रोक भी लगाई थी। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में आंशिक रूप से कब्जे वाले 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया को जोड़ने के मॉस्को के कदम की निंदा करने के लिए गुप्त मतदान के रूस के आह्वान को खारिज कर दिया है। महासभा ने 107 मतों से निर्णय लिया है कि वो रूस के इस कदम की निंदा करने वाले मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का आयोजन करेगा। राजनयिकों ने कहा है कि प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान होने की संभावना है। सोमवार को केवल 13 देशों ने मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक वोट का विरोध किया, जबकि 39 अन्य देशों ने मतदान से दूरी बनाई। रूस ने तर्क दिया था कि एक गुप्त मतदान की आवश्यकता थी क्योंकि सार्वजनिक रूप से स्थिति व्यक्त करने से बहुत मुश्किल हो सकती है। रूस यूक्रेन संघर्ष में चल रहे परमाणु खतरों के बीच अमेरिका ने कहा है कि इसका कोई संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरीन जेन पियरे ने कहा है कि अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हथियारों से संबंधित धमकियों को गंभीरता से लेगा।
और कीव पर रूस के घातक मिसाइल हमलों ने अब तक 8 लोगों की जानें ले ली हैं और 7 घायल हो गए हैं। कीव के मेयर विटाली क्लिंचको ने कहा है कि राजधानी में मेट्रो सेवाओं को जनता को आश्रय प्रदान करने के लिए निलंबित कर दिया गया है। विटाली के अनुसार कीव में सभी स्टेशन आश्रय के रूप में जनता के लिए खुले हैं। यूक्रेन पर यह हमला तब हुआ जब रूस के कब्जे वाले क्रीमिया से जोड़ने वाले एकमात्र पुल पर एक भारी विस्फोट हुआ था, जिससे पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यदि कीव रूसी क्षेत्र पर आतंकवादी हमले करने का प्रयास जारी रखता है तो रूस सख्त कार्रवाई करेगा। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी मिसाइलों द्वारा कीव में नष्ट की गई सेवाओं को जल्द बहाल किया जाएगा। अपने रात के संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सेवाओं की बहाली का काम चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूसी हमले जानबूझकर लोगों को मारने और यूक्रेन के पावर ग्रिड को नष्ट करने के लिए किए गए थे। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों, G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में शामिल होंगी। निर्मला सीतारमण जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, न्यूजीलैंड, मिस्र, जर्मनी, मॉरिशस, UAE, ईरान और नीदरलैंड सहित कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वो OECD, यूरोपीय आयोग एवं UNDP के नेताओं और प्रमुखों के साथ भी बैठकें करेंगी। वहीं वित्त मंत्री आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका की अपने समकक्ष जेनेट येलेन और विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास से अलग अलग मुलाकात करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री वॉशिंगटन DC में ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में भारत की आर्थिक संभावनाएं और विश्व अर्थव्यवस्था में भूमिका विषय पर एक फायर साइड चैट में भी भाग लेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भारत की अनूठी डिजिटल पब्लिक गुड्स की कहानी और भारत में प्रौद्योगिकी, वित्त और शासन के इंटरलिंकेज के माध्यम से सृजित गुणक प्रभावों के बारे में अपने विचार साझा करेंगी। यात्रा के अंतिम हिस्से के दौरान निर्मला सीतारमण USIBC और USISPF के साथ भारत अमेरिका कॉरिडोर में निवेश और नवाचार को मजबूत बनाना और भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश विषयों पर आयोजित गोलमेज बैठकों में शामिल होंगी। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का इंतजार खत्म हो गया है। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला अमेरिका के साथ खेलेगा भारत। वहीं भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले में टीम इंडिया की कोशिश अमेरिका जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देने पर होगी। गौरतलब है कि भारत ने मेजबान के रूप में इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम तैयार है इतिहास का गवाह बनने के लिए। अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत के 3 शहरों में होने जा रहा है। कलिंगा स्टेडियम में मंगलवार को होने वाले उद्घाटन समारोह के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत हो जाएगी। ये पहला मौका है जब भारत में महिला वर्ग में फीफा की किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हर 2 साल में खेला जाता है। ये प्रतियोगिता 2020 में भारत में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में अब 4 साल के अंतराल के बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों के 4 समूहों में बांटा गया है। प्रतियोगिता में कुल 32 मैच भुवनेश्वर, नवी मुंबई और गोवा में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला 20 अक्टूबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत को ग्रुप ए में अमेरिका, मोरक्को और ब्राजील के साथ रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में जर्मनी, नाइजीरिया, चिली और न्यूजीलैंड है। ग्रुप सी में स्पेन, कोलंबिया, मेक्सिको और चीन को रखा गया है। वहीं ग्रुप डी में जापान, कनाडा, फ्रांस और तंजानिया को जगह मिली है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पहले ही दिन अमेरिका के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगी। टीम इंडिया को भले ही इतनी बड़ी प्रतियोगिता में खेलने का अनुभव नहीं हो, लेकिन घरेलू मैदान पर वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। मेजबान टीम के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है और आयु वर्ग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए वे तैयार हैं।
टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया ने इटली, नॉर्वे और स्पेन दौरे में अच्छी तैयारी की है। भारत का सबसे मजबूत पक्ष डिफेंस माना जा रहा है। टीम की प्रमुख डिफेंडर अष्टम उरांव को कप्तान बनाया गया है। भारतीय टीम ने कुछ समय पहले सेफ अंडर 18 चैंपियनशिप में बांग्लादेश को हराकर खिताब जीता था। इस प्रतियोगिता में 5 गोल के साथ गोल्डन बूट का पुरस्कार जीतने वाली मणिपुर की लिंडा कामसर्टो पर आक्रमण की जिम्मेदारी होगी। भारत अपने ग्रुप मुकाबलों में मोरक्को और ब्राजील के खिलाफ 14 और 17 अक्टूबर को खेलेगा। भारत के सभी मैच भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अहमदाबाद में मौजूद हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक जीतने वाली ओडिशा की महिला फुटबॉल टीम से बात की और उनसे इस बारे में जाना। देखिए। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन देश में महिला फुटबॉल की तस्वीर को बदल देगा, ये चर्चा जोरों पर है। और इस वक्त हमारे साथ ओडिशा की महिला फुटबॉल टीम है जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में सिल्वर मेडल जीता है। तो सबसे पहले आपसे जानते हैं, कोच हैं हमारे साथ ओडिशा की, तो कितना बड़ा ये टूर्नामेंट रहने वाला है भारतीय महिला फुटबॉल के लिए? फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, AIFF एंड FAO को थैंक यू देना चाहूँगी। ये फर्स्ट टाइम हमारा इंडिया में होस्ट होने जा रहे हैं अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो ये नेचुरली जो लोग अभी यंगस्टर आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा लर्न करने के लिए मिलेगा, क्योंकि ब्राज़ील, USA एंड मोरक्को 3 टीम इंडिया पूल में बहुत टफ पूल है। फिर भी हमारा जो लड़की लोग हैं अंडर 17 के लड़के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग उनके साथ मैच खेला था और टेक्निकली वो बहुत अच्छे, फिटनेस भी है। मेरे को ये उम्मीद है कि हमारा टीम बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। इन्होंने कहा कि लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो किस तरह की लर्निंग रहेगी, क्या कुछ स्किल्स रहेगा, क्या कुछ आप लोग किस तरह से इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो गेन करेंगे? पहली बार तो हमारी इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, जो कि हम लोग टीवी पे देख रहे थे। अभी हम लोग लाइव देखेंगे तो हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रहा है। हम लोग खुद देख के सीखेंगे कि हमारा जो यंग स्टार है, बाहर से इतना बड़े बड़े टीम आ रहे हैं, उनके साथ कैसे हम लोग फाइट करेंगे, कैसे उन लोग के साथ टक्कर देंगे, वही सब सीखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो यंग स्टार है वो भी ग्रो अप होगा। आप बताइए कि टफ ग्रुप है, ब्राज़ील है, अमेरिका है, काफ़ी अपने आप में एक बड़े देश हैं और फुटबॉल में माहिर हैं। तो ऐसे में क्या एक मेंटली प्रेशर आप देखती हैं कि टीम पे होगा, इंडियन टीम पे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे भी टीम भी बहुत प्रैक्टिस किए है, हम भी उन लोग के साथ खेल के आए, तो वो भी टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है और फिटनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा टीम लड़ेगा। किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा जब आप ब्राज़ील और अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ होंगे? फास्टिंग तो फिनिशिंग जल्दी से निकाल देंगे तो अच्छा होगा, और फास्ट फिनिशिंग तो अपना टीम जो है अग्रेसिव से खेलेगा और हम लोग सपोर्ट करने के लिए आएंगे इंडिया को और बहुत सपोर्ट करेंगे और हम लोग का जितना हो सके मोटिवेशन करेंगे उन लोगों को कि जल्दी से स्कोर निकाले। कोई बात नहीं, जितना बड़ा टीम होगा हारेंगे जीतेंगे, सीखने के लिए मिलेगा। क्या कुछ सीखने को रहेगा उस वक्त जिस वक्त आप लोग मैदान पर होंगे, जिस वक्त टीम जो है वो भारतीय टीम जो होगी वो मैदान पर होगी? ये सीखने के लिए मिलेगा कि बड़े टीम के साथ हम लोग को कैसे उनके साथ फाइट करना है, पूरा जोश के साथ कैसे हम लोग टीम वर्क करके उनको बीट करना है, वही सीख मिलेगा। और हम लोग जो भी सीख के आए हैं वहाँ ग्राउंड पे कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे और कैसे उनको बीट करके हम लोग स्कोर करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।